गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों का जो चैप्टर एनपीओ का स्टार्ट किया था उसमें कल मैंने आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के रिगार्डिंग बताया था। आप लोगों ने देखा कि हमने दो क्वेश्चंस भी किए थे, एक रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट से और एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड। लेकिन आपने एक थोड़ी सी चीज़ नोट की होगी कि दोनों के दोनों क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, दोनों अकाउंट बनाना सिंपल है, लेकिन उनमें कुछ टर्म्स ऐसी है जिनके बारे में हमने नहीं सुना। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, वो है सम इम्पोर्टेंट आइटम रिलेटेड टू नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कुछ स्पेसिफिक आइटम और उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो देखो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे रहेगा स्पेशल आइटम्स related to not for profit organization and their accounting ट्रीटमेंट, यानी कि किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक आइटम और उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो देखो जैसे कि हमने बहुत सारे नॉट फॉर प्रॉफिट बहुत सारे ऐसे आइटम देखे थे जिनके बारे में अभी हमें नहीं पता, तो सबसे पहले हम उन आइटम्स को और उनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। तो देखो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो सबसे पहला आइटम आता है, फर्स्ट आइटम है, दैट इज सब्सक्रिप्शन। हमारा जो फर्स्ट आइटम है उसका नाम है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? देखो किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, चलाने के लिए, उसके जो मेंबर्स होते हैं वो एनुअली अपने पास से कुछ पैसा डोनेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। एक छोटा सा एग्जांपल है, मान लो 10 लोगों ने मिलकर एक धर्मशाला बनाई, ठीक है। धर्मशाला आप लोग सभी समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास खाटू श्याम जी का मंदिर है, ठीक है, उसमें आप लोग देखोगे बहुत सारी धर्मशालाएं हैं। तो 10 लोगों ने मिलकर एक धर्मशाला बना दी। अब क्या था कि धर्मशाला का पर्पस था कि जो भी मुसाफिर वहां पे आए, जो भी लोग वहां पे घूमने के लिए आए, वो वहां पे रुक के वहां पे खाना मिल जाए, उनको रहने की फैसिलिटी मिल जाए, ठीक। अब 10 लोगों ने मिलकर इस धर्मशाला को एस्टेब्लिश कर दिया। अब उसके बाद अब सीधी सी बात है कि वहां पे लोग रुकते हैं, वहां पे टूरिस्ट रुकते हैं, लेकिन उसके ऊपर खर्चा तो होता है। तो इस धर्मशाला को चलाने के लिए इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हर बंदा 5000 रुपीज एनुअली या मंथली, जैसा भी उचित लगता है, वो अपने पास से डोनेट करेगा, वो अपने पास से देगा। तो 10 बंदों का 5000 के हिसाब से 50,000 रुपये हर महीने का या हर ईयर का इस धर्मशाला के पास जाएगा, ताकि इस धर्मशाला के इलेक्ट्रिसिटी का बिल, लोगों के खाने पीने का खर्चा वो पे किया जा सके, ठीक है। तो इस तरीके से मेंबर अपने पास से जो अमाउंट डोनेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। वो क्या कहलाते हैं? सब्सक्रिप्शन कहलाते हैं। अच्छा, सब्सक्रिप्शन किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की इनकम का मेन सोर्स होता है, क्योंकि किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने की जो मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मेंबर्स के ऊपर होती है। तो मेंबर के द्वारा जो पैसा डोनेट किया जाएगा उससे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रन किया जाता है। इसलिए सब्सक्रिप्शन इज द मेजर सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी भी एनपीओ की इनकम का मेन सोर्स माना जाता है, इसलिए इसको जनरली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया जाएगा। सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को आप कहां पे शो करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कहां पे दिखाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्लियर है बात? जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट होता है दैट विल बी शोन टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब आता है, देखो सब्सक्रिप्शन में हम आगे चलें उससे पहले 2-3 चीजें और क्लियर करते हैं। भाई मान लो मैंने ये कहा कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो उसमें 100 मेंबर है। कितने मेंबर्स है? 100। हर एक मेंबर को हर मंथ 5000, हर ईयर में एवरी ईयर 5000 रुपीज का सब्सक्रिप्शन देना है। इसका मतलब 5000 रुपीज के हिसाब से 100 मेंबर्स का हर साल का सब्सक्रिप्शन कितना बनेगा? 5 लाख रुपीज बनेगा। अब देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, कुछ टर्म्स को और क्लियर कर लेते हैं ताकि आगे जाकर जब उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आए तो डिफिकल्टीज ना आए। देखो सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग 2 वर्ड होते हैं,
एक होता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और एक सब्सक्रिप्शन होता है एडवांस सब्सक्रिप्शन। देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव। भाई जैसे मान लो हर एक मेंबर के लिए कंपलसरी है कि हर एक बंदा हर साल 5,000 रुपए डोनेट करेगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, लेकिन मान लो 10 मेंबर ऐसे हैं जो फिलहाल आउट ऑफ कंट्री है। भाई हर साल की 1 तारीख को सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, लेकिन 10 मेंबर ऐसे हैं जो आउट ऑफ कंट्री है, फिलहाल वो प्रेजेंट नहीं है। उनके पास फोन किया गया, उनको इंफॉर्मेशन दी गई, तो उन्होंने कहा कि जी अभी हम आ नहीं सकते, जब आएंगे तो पैसा देंगे। तो इसका मतलब उनका सब्सक्रिप्शन ड्यू हो चुका, उनसे लेना है, मिला नहीं है, तो वो कहलाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अच्छा, जिस तरीके से आउटस्टैंडिंग सैलरी होती थी वो हमारे लिए लायबिलिटी होती थी, लेकिन यहाँ पे अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो ये हमारे लिए एसेट्स का काम करेगा, क्योंकि ये पैसा अभी आपको रिसीव करना है। इसी प्रकार एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये क्या है? भाई मान लो एक मेंबर को 5,000 रुपीज देने, ठीक है। एक मेंबर ऐसा है जो ये कहता है कि जी मुझसे तो एक बार ही 50,000 रुपए ले लो, अगले 10 साल तक मुझसे पैसा नहीं मांगना, ठीक है। इस 50,000 रुपए में से 5,000 तो करंट ईयर का है और 45,000 अगले आने वाले सालों का है। तो नेक्स्ट ईयर्स के एक्सपेंस, नेक्स्ट ईयर की कोई इनकम अगर आपको प्रेजेंट में मिल जाए तो वो आपके लिए एडवांस इनकम कहलाती है। तो अगर इसी प्रकार से किसी मेंबर ने फ्यूचर का सब्सक्रिप्शन प्रेजेंट में दे दिया तो वो एडवांस सब्सक्रिप्शन कहलाएगा, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक प्रकार की लायबिलिटी होगी। क्या होगी? लायबिलिटी। तो जब हम सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड टॉपिक को करेंगे तो उसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी आएगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन भी आएगा। उनका ट्रीटमेंट क्या होगा वो जब मैं सब्सक्रिप्शन का टॉपिक आपको क्लियर करूंगा उस समय आपको डिटेल में बताऊंगा। क्लियर? आप फिलहाल ये समझ लो, सब्सक्रिप्शन वो अमाउंट होता है जो मेंबर्स डोनेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की इनकम का मेन सोर्स है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है जो सब्सक्रिप्शन मेंबर की तरफ ड्यू हो गया लेकिन मिला नहीं, एसेट्स कहलाता है। एडवांस सब्सक्रिप्शन मींस मेंबर की तरफ ड्यू नहीं हुआ लेकिन मेंबर ने फ्यूचर का सब्सक्रिप्शन प्रेजेंट में पे कर दिया। क्लियर? तो ये सब्सक्रिप्शन का पॉइंट है। इसके बाद दूसरा टॉपिक, दूसरा जो पॉइंट आता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, जो सेकंड आइटम है दैट इज लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस ये क्या होती है? देखो किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को रन करने के लिए कुछ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ लोग मिलकर एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करते हैं, एक एनपीओ एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। अब आप देखो कि क्या होता है कि जिन लोगों ने नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को एस्टेब्लिश किया है दे आर कॉल्ड द मेंबर। अच्छा, किसी भी एनपीओ में दो प्रकार के मेंबर होते हैं, एक होते हैं परमानेंट मेंबर, एक होते हैं टेम्परेरी मेंबर। परमानेंट मेंबर्स तो वो होते हैं जो लाइफ टाइम तक उस ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर बने रहेंगे, चाहे ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ भी हो जाए, और टेम्परेरी जो कुछ समय के लिए, कुछ समय के बाद छोड़ के जा सकते हैं। तो देखो, इफ वी वांट टू गेट द लाइफ टाइम मेंबरशिप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वी हैव टू पे द लाइफ मेंबरशिप फीस। यानी कि अगर हम लाइफ टाइम के लिए मेंबर बनना चाहते हैं किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, तो उसके लिए एक फीस दी जाती है जिसको हम लाइफ मेंबरशिप फीस कहते हैं। क्या कह देते हैं? लाइफ मेंबरशिप फीस। ठीक। अब अगर हमने लाइफ मेंबरशिप फीस मान लो किसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को मेंबर से मिली है, तो लाइफ मेंबरशिप फीस एक नॉन रिकरिंग नेचर इनकम होती है। नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग का मतलब होता है ये रूटीन बेसिस पे नहीं होता, एक बार ही ये पैसा मिलता है, बार बार ये पैसा नहीं मिलता। इसलिए नॉन रिकरिंग होने की वजह से इसको कैपिटल रिसिप्ट माना जाता है। क्या माना जाता है? कैपिटल रिसिप्ट। अब आपको पता है रिसिप्ट भी दो प्रकार की होती है, रिवेन्यू जो रिकरिंग नेचर होती है, जो बार बार होती है जैसे सेल ऑफ गुड्स, और कैपिटल रिसिप्ट जो बार बार नहीं होती। ठीक है, तो कैपिटल रिसिप्ट मानने की वजह से इसको हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। कहां दिखाएंगे? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में।
अगर किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को लाइफ मेंबरशिप फीस मिलती है तो उसको हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करेंगे। क्लियर बात? ठीक। उसके बाद थर्ड आइटम आता है दैट इज एंडोवमेंट फंड। एंडोवमेंट फंड, देखो किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक अगला आइटम आता है दैट इज एंडोवमेंट फंड। एंडोवमेंट फंड हालांकि बहुत कम रिपीट होता है लेकिन फिर भी नॉलेज होनी चाहिए क्या होता है। देखो दिस इज ए फंड विच इज क्रिएटेड फ्रॉम ए स्पेसिफिक गिफ्ट और बेनिफिट, यानी कि ये एक ऐसा फंड होता है जो किसी गिफ्ट या किसी बेनिफिट आइटम से बनाए जाते हैं एंड इनकम ऑफ दिस फंड कैन बी यूज फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज, यानी कि जिसकी इनकम को आप एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करोगे तो दैट इज कॉल्ड एंडोवमेंट फंड। उसे क्या कहा जाता है? एंडोवमेंट फंड कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल भाई मान लो मैं मेरे पास कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 दुकानें हैं, 2 शॉप है, ठीक है। मैंने क्या किया, मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने ये सोचा कि भाई इस दुकान से जो इनकम होती है उसका मेरे लिए कोई फायदा नहीं। मैंने क्या किया कि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ है, कोई भी धर्मशाला है या कोई क्लब है, कोई सोसाइटी है, मैंने क्या किया इस दुकान को 50 लाख रुपए में बेचा और वो पैसा एनपीओ को डोनेट कर दिया। इस पर्पस के साथ, भाई इस पर्पस से ये दिया गया कि इस 50 लाख रुपए से आप इस 50 लाख की एफडी करवाओ, उस एफडी से जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा दैट अमाउंट विल बी यूज फॉर द गर्ल एजुकेशन, वो गर्ल्स एजुकेशन के लिए यूज करो। मैंने उनको 50 लाख रुपए इस कंडीशंस के साथ दिए हैं कि इस 50 लाख रुपए से जो इनकम आपको मिलेगी हर साल दैट विल बी यूज फॉर द एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड। तो इस प्रकार के फंड को एंडोवमेंट फंड कहा जाता है। इस प्रकार के जो फंड है उसको क्या कहा जाता है? एंडोवमेंट फंड कहा जाता है। तो अगर किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को एंडोवमेंट फंड के अंतर्गत कोई पैसा मिलता है तो उसको कहां दिखाया जाएगा? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्योंकि ऐसा पैसा बार बार नहीं मिलता, रूटीन बेसिस पे नहीं मिलता, इसलिए इसको कैपिटल रिसिप्ट माना जाता है। तो लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट इसको शो किया जाएगा। कहां दिखाया जाएगा? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। क्लियर? इसके बाद फोर्थ आइटम दैट इज एंट्रेंस फीस, जिसको कुछ बुक में एडमिशन फीस भी शो किया जाता है। एडमिशन फीस या एंट्रेंस फीस। देखो बेटा, जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया, किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कुछ मेंबर्स मिलके चलाते हैं, कुछ लोग मिलके चलाते हैं, ठीक है। मान लो एक क्लब है जो लोगों को हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, उनकी फिटनेस फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये एक एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से। 10 लोगों ने मिलकर इस एनपीओ को एस्टेब्लिश किया था, इस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को एस्टेब्लिश किया था। अब क्या होता है कि इस क्लब की जो फैसिलिटीज है उनका बेनिफिट लेने के लिए इसके मेंबर बनना पड़ता है। 2 प्रकार की मेंबरशिप ली जा सकती है, लाइफ मेंबरशिप फीस या टेम्परेरी मेंबरशिप। मैंने अभी आपको बताया, अगर हम लाइफ टाइम के लिए मेंबर बनना चाहते हैं तो एक ही फीस दी जाती है जिसको हम लाइफ मेंबरशिप फीस कहते हैं। लेकिन अगर भाई स्टार्टिंग में हमें विश्वास नहीं, हम तो चाहते हैं कि भाई 1 साल हमें रहना है, 1 साल के लिए मेंबर बन जाए, उसके बाद देखेंगे अगर लगता है सही है तो फिर दोबारा से रिन्यूड करवा लेंगे। तो उसके लिए जो फीस दी जाती है उसको भी क्या कहा जाता है? एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस कहते हैं। आप सभी स्टूडेंट हैं, आप सभी एडमिशन फीस का मतलब जानते होंगे। किसी भी स्कूल में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में जब आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होते हैं तो आपको जो फीस देनी पड़ती है वो एडमिशन फीस कहलाती है, जो केवल 1 ईयर के लिए वैलिड होती है, ठीक है। तो अगर कोई भी बंदा किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना चाहता है, किसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर बनना चाहता है, तो उसके लिए जो फीस दी जाती है उसको एडमिशन फीस या एंट्रेंस फीस कहते हैं। अब मान लो हमारा एक एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से,
कुछ लोगों ने इसकी मेंबरशिप लेने के लिए फीस पे की, तो वो उसके लिए उस एनपीओ के लिए एंट्रेंस फीस कहलाएगी जो उसको रिसीव हुई है। अब बात करते हैं कि अगर एंट्रेंस फीस का पैसा मिलता है तो व्हाट शुड बी इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। देखो बेटा, एंट्रेंस फीस के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन बनी रहती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि एंट्रेंस फीस नॉन रिकरिंग नेचर है, एक साल में एक बार ही मिलती है, इसलिए इसको कैपिटल रिसिप्ट मानते हुए बैलेंस शीट में दिखाओ। कुछ लोग कहते हैं कि एंट्रेंस फीस रिकरिंग नेचर है, ठीक है भाई, हर साल तो मिल रही है, इसलिए इसको रिवेन्यू रिसिप्ट मानते हुए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, कुछ ने कहा बैलेंस शीट में दिखाओ, कुछ कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाओ। तो इसके ऊपर हमेशा कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन बनी रहती है। तो ध्यान से समझना इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। अगर एंट्रेंस फीस के बारे में क्वेश्चन में क्लियर कह दिया गया कि इट शुड बी कंसीडर एज ए रिवेन्यू रिसिप्ट, अगर क्वेश्चन में कह रहे हैं इसको रिवेन्यू रिसिप्ट मानना है, तब तो ले जाना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। अगर क्वेश्चन में कहा गया कि एंट्रेंस फीस इज टू बी कंसीडर एज ए कैपिटल रिसिप्ट, तो उसे ले जाना बैलेंस शीट में। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया, तो इसको रिवेन्यू रिसिप्ट मानते हुए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाना। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में यह कहा जाए कि 50% ऑफ एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज, यानी कि एंट्रेंस फीस के 50% अमाउंट को कैपिटलाइज करना है, कैपिटल रिसिप्ट मानना है। तो 50% अमाउंट को तो कैपिटल रिसिप्ट मानते हुए बैलेंस शीट में दिखा दो, जो बाकी बच गया वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो जैसा क्वेश्चन में कहा गया है उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। कैपिटल रिसिप्ट माना जाए तो बैलेंस शीट में, रिवेन्यू रिसिप्ट माना जाए तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, कुछ नहीं कहा जाए तो रिवेन्यू रिसिप्ट मानते हुए इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाना। ठीक है, जैसे आगे पढ़े तो उससे पहले एंट्रेंस फीस से रिलेटेड ही आपकी बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 3। देखो एक पॉइंट दिया हुआ है इलस्ट्रेशन 3 एंट्रेंस फीस से रिलेटेड। देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन में ये कहा गया है, हाउ विल यू डील विद द एंट्रेंस फीस व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट ऑफ न्यू दिल्ली स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2017 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। पहले केस में देखो, फर्स्ट केस में कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर एंट्रेंस फीस रिसीव्ड 120, भाई पहले साल एंट्रेंस फीस 120 मिली है। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रखा कि एंट्रेंस फीस का ट्रीटमेंट क्या करना है, तो उस केस में आप इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाएंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी ईयर आपका एंड हो रहा है, फॉर द ईयर एंडेड। फॉर्मेट आपको बताया था मैंने, ये एक्सपेंडिचर साइड, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम और अमाउंट। अब कुछ नहीं बता रखा तो सिंपली यहां पे इनकम साइड में लिख देंगे बाई एंट्रेंस फीस 1,20,000 को इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में शो कर दोगे। सेकेंड केस में कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 एंट्रेंस फीस रिसीव्ड ₹120। एंट्रेंस फीस कितने की मिली है? 120 की। इट इज द पॉलिसी ऑफ द क्लब टू ट्रीट द एंट्रेंस फीस एज ए रिवेन्यू रिसिप्ट। अब इस क्वेश्चन में 120 की एंट्रेंस फीस मिली है और इस क्वेश्चन में क्लियर कह रखा है कि इट इज द पॉलिसी ऑफ द फर्म टू कंसीडर द एंट्रेंस फीस एज ए रिवेन्यू रिसिप्ट, यानी कि क्लब की ये पॉलिसी है कि वो एंट्रेंस फीस को एक रिवेन्यू रिसिप्ट मानेगी। अब क्लियर इस क्वेश्चन में कह रखा है कि एंट्रेंस फीस इज टू बी कंसीडर एज ए रिवेन्यू रिसिप्ट।
तो रिवेन्यू रिसिप्ट है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। सेकेंड केस में ट्रीटमेंट सेम होगा, सेम ट्रीटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड। थर्ड केस में कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 एंट्रेंस फीस रिसीव्ड 120 and it is the policy of the club to treat the entrance fees as a capital receipt। अब इस क्वेश्चन में थर्ड पार्ट में ये कह रहा है कि भाई एंट्रेंस फीस को कैपिटल रिसिप्ट मानना है। क्या मानना है? कैपिटल रिसिप्ट। आपको पता है कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है कि जो बिजनेस की रूटीन एक्टिविटी का पार्ट नहीं होता, जैसे सेल गुड्स, किसी भी फिक्स एसेट्स को सेल करके या कैपिटल के रूप में जो पैसा मिलता है उसको हम कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। और कैपिटल रिसिप्ट को कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। तो देखो एंट्रेंस फीस यहाँ पे कैपिटल रिसिप्ट मानी जा रही है, तो आप क्या बनाएंगे, कहाँ पे दिखाएंगे इसको? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट एज एट, जो भी डेट दे रखे हो। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में एंट्रेंस फीस विल बिकम ए पार्ट ऑफ कैपिटल। लेकिन मैंने बताया था कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल की जगह हम लोग वर्ड यूज करते हैं कैपिटल फंड। तो यहां पे हम लिखाएंगे कैपिटल फंड, उसी के साथ ऐड करेंगे। हालांकि कैपिटल फंड का अमाउंट नहीं पता, डैश करके छोड़ दो, ठीक है। इसके साथ ऐड करोगे एंट्रेंस फीस 120, 1,20,000 की एंट्रेंस फीस ऐड करोगे। अब जब कैपिटल फंड नहीं पता तो ऐड होके ये अमाउंट यहां नहीं आएगा, सिर्फ इनर कॉलम में छोड़ दे, ठीक। फोर्थ केस में कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 एंट्रेंस फीस रिसीव्ड 120 की एंट्रेंस फीस मिली है। अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ द क्लब 30% ऑफ एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज्ड। भाई टोटल एंट्रेंस फीस 120 मिली है, क्लब की पॉलिसी ये है कि वो एंट्रेंस फीस का 30% कैपिटलाइज करती है। तो 30% कितना हुआ? 120 का 30% 36,000 होता है। तो 36,000 को तो करना है कैपिटलाइज, बाकी जो 84 बच गया उसको मानना है रिवेन्यू रिसिप्ट। तो फोर्थ केस में एंट्रेंस फीस में से 84,000 तो दिखा देना इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, जो बच गया 36 जिसको कैपिटल रिसिप्ट मानना है उसको बैलेंस शीट में कैपिटल फंड के साथ ऐड करोगे, ठीक है। तो दिस इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एंट्रेंस फीस। ये एंट्रेंस फीस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आइटम आता है, ये एंट्रेंस फीस तक का टॉपिक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट आइटम हमारे पास आता है दैट इज डोनेशन। डोनेशन देखो बेटा, किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो स्पेसिफिक आइटम्स हैं उसमें हमारे पास नेक्स्ट आइटम है दैट इज डोनेशन। डोनेशन क्या है? डोनेशन का ट्रीटमेंट क्या होगा? देखो बेटा, डोनेशन इज द मेजर सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। समटाइम पब्लिक एंड द गवर्नमेंट डोनेट सम अमाउंट फ्रॉम देयर सोर्सेज टू रन द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली। देखो किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली रन करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट तो होती है। अच्छा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, इसलिए पब्लिक और गवर्नमेंट उस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में टाइम टू टाइम कुछ पैसा डोनेट करते हैं जिसको हम डोनेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल रेड क्रॉस सोसाइटी है, ठीक है, लोगों को बहुत का फ्री ऑफ कॉस्ट एक तरीके से मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, लेकिन जो सक्षम लोग होते हैं, कैपेबल होते हैं, वो उन फैसिलिटीज को लेने के बाद भी उस रेड क्रॉस सोसाइटी के नाम से कुछ पैसा डोनेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड डोनेशन, ठीक है। हम लोग आज किसी मंदिर में या किसी, मान लो हम लोग श्याम बाबा की गए या फिर हम लोग वैष्णो देवी जा रहे हैं, वहां पे हम किसी धर्मशाला में रुक रहे हैं, तो ठीक है धर्मशाला वाले पैसे नहीं मांग रहे, लेकिन फिर भी जाते टाइम हम लोग उसकी दान पेटी में कुछ पैसा डोनेट करके जाते हैं ताकि इस धर्मशाला को सक्सेसफुली रन किया जा सके। तो देखो कहने का मतलब ये हुआ कि पब्लिक और गवर्नमेंट के द्वारा जो पैसा उस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए डोनेट किया जाता है दैट इज कॉल्ड डोनेशन एंड इट इज कंसीडर्ड टू बी ए मेजर सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की इनकम का मेन सोर्स होता है।
अब बात करते हैं इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। तो देखो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ने से पहले डोनेशन के टाइप पढ़ते हैं। डोनेशन दो प्रकार की होती है। एक होती है जर्नल डोनेशन, जर्नल डोनेशन, और दूसरी होती है स्पेसिफिक डोनेशन। डोनेशंस आर ऑफ टू टाइप। डोनेशन दो प्रकार की होती है। एक होती है जनरल डोनेशन और दूसरी हमारे पास होती है स्पेसिफिक डोनेशन। देखो बेटा, जनरल डोनेशन का मतलब क्या होता है, इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग अलग होगा, ध्यान से समझना। देखो, जनरल डोनेशन इज दैट डोनेशन विच इज नॉट गिवन फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस। जो डोनेशन किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए नहीं दी जाती उसको जनरल डोनेशन कहते हैं। जैसे आज आप किसी मंदिर में गए, आपने उस मंदिर की दान पेटी में 500 रुपए डाल दिए या 100 रुपए डाल दिए। अब मंदिर का पुजारी या मंदिर की जो भी मैनेजमेंट कमेटी है, उसका वो डिसाइड करेगी कि उस पैसे का यूज वो कहां और कैसे करेंगे। दैट इज कॉल्ड जनरल डोनेशन। ठीक है, उसे जनरल डोनेशन कहते हैं। जनरल डोनेशन भी दो प्रकार की होती है। एक होती है स्मॉल अमाउंट जनरल डोनेशन, स्मॉल अमाउंट जनरल डोनेशन। एक होता है ह्यूज अमाउंट या बिग अमाउंट जनरल डोनेशन। ठीक है, स्मॉल अमाउंट जनरल डोनेशन और ह्यूज अमाउंट जनरल डोनेशन। देखो बेटा, स्मॉल अमाउंट जनरल डोनेशन का मतलब तो हो गया कि अगर जनरल डोनेशन का अमाउंट छोटा है तो उसको स्मॉल अमाउंट जनरल डोनेशन कहा जाएगा। और इस अमाउंट को कहां पे दिखाया जाएगा, इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लेकिन अगर उसी जनरल डोनेशन का अमाउंट बड़ा है, भाई डोनेशन किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए नहीं है लेकिन अमाउंट बड़ा है, तो उसे कहां दिखाया जाएगा, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, और वो भी कहां पे, ऐड इन कैपिटल फंड। ऐड इन कैपिटल फंड। आप उसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कैपिटल फंड के साथ ऐड करेंगे। ठीक, अब प्रॉब्लम एक छोटी सी यहां पे आती है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि अमाउंट स्मॉल है या अमाउंट ह्यूज है, बड़ा अमाउंट का जनरल डोनेशन है या छोटे अमाउंट का जनरल डोनेशन है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ अदर ट्रांजेक्शन। ये दूसरे ट्रांजेक्शंस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। देखो, कोई एक अमाउंट किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए छोटा होता है तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वो बड़ा अमाउंट हो सकता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। आप लोगों ने सबने तिरुपति बालाजी का नाम सुना होगा, ठीक है। अब आप देखो, वहां पे लाखों करोड़ों लोग हर साल विजिट करते हैं, और वहां पे आपने कभी सुना भी हो डोनेशन का जो अमाउंट होता है, कई लोग 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख, कुछ करोड़ों में भी डोनेट कर जाते हैं। तो वहां पे अगर कोई बंदा 10,000, 20,000, 50,000 रुपए डोनेट करता है तो वो वहां के लिए एक छोटा अमाउंट माना जाएगा। वहां के लिए वो एक छोटा अमाउंट है। लेकिन मान लो आज हमारे यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है, उसकी दान पेटी में कोई बंदा 50,000 रुपीज डाल के जाता है। भाई एक मंदिर यहाँ पे है, नॉर्मली लोग बाग उसमें डोनेट करते हैं 5 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए। लेकिन कोई बंदा है और उसने वहां की दान पेटी में 50,000 रुपए डाल दिए तो वो बड़ा अमाउंट हो जाएगा। तो जो बड़े अमाउंट की डोनेशंस होती है वो नॉन रिकरिंग मानी जाती है। माना जाता है कि ये पैसा बार बार नहीं मिलता, रूटीन बेसिस पे नहीं मिलता, इसलिए उसको कैपिटल रिसीप्ट मानते हुए बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाने। अब आपको कैसे पता चलेगा कि डोनेशन का अमाउंट छोटा है या बड़ा है? तो आप उस डोनेशन के अमाउंट के साथ अदर ट्रांजेक्शन देखना। अगर अदर ट्रांजेक्शन उस अमाउंट के इक्विवेलेंट है या उससे ज्यादा है तब तो अमाउंट है छोटा। लेकिन अगर क्वेश्चन में डोनेशन का अमाउंट है 50,000 और बाकी के जो अदर ट्रांजेक्शन है उनका अमाउंट है 1,000 रुपए, 500 रुपए, 700 रुपए, तो वो 50,000 बड़ा अमाउंट माना जाएगा। साथ के साथ क्वेश्चन में नोट डाल देना कि दिस डोनेशन इज कंसीडर
एक कैपिटल रिसिप्ट और एक रिवेन्यू रिसिप्ट। क्वेश्चन में गलती नहीं हो, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से जनरल डोनेशन का ट्रीटमेंट करना है। अब बात करते हैं स्पेसिफिक डोनेशन की। स्पेसिफिक डोनेशन इज दैट डोनेशन व्हिच इज रिसीव्ड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस एंड द अमाउंट ऑफ दिस टाइप ऑफ डोनेशन कैन बी यूज्ड ओनली फॉर दैट पर्पस फॉर व्हिच इट वाज रिसीव्ड। यानी कि स्पेसिफिक डोनेशन वो डोनेशन होती है जो कि एक स्पेशल पर्पस के लिए मिलती है और इसके पैसे को आप केवल उसी पर्पस में यूज कर सकते हो जिस पर्पस के लिए ये पैसा मिला है। भाई मैं किसी मंदिर में जाता हूं और वहां की मैनेजमेंट कमेटी को कहता हूं जी ये 5 लाख रुपए लो और आप उस पैसे से इस मंदिर में एक 4 कमरे और बनवा लो, या ये 50,000 रुपए लो, यहाँ पे आप एक पानी की टंकी, एक वाटर कूलर अरेंजमेंट कर दो। तो वो पैसा जो डोनेट किया गया है उस पैसे का यूज उस मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा उसी पर्पस में किया जाएगा जिस पर्पस के लिए पैसा डोनेट हुआ है, तो वो कहलाती है स्पेसिफिक डोनेशन। जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स, डोनेशन फॉर एनी पर्पस, यानी कि अगर पर्पस क्लियर है तो वो स्पेसिफिक डोनेशन कहलाएगी। अब स्पेसिफिक डोनेशन का यूज आप स्पेसिफिक पर्पस में कर सकते हो, इसलिए इसको लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट दिखाया जाएगा, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। अगर डोनेशन फॉर बिल्डिंग है, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स है, तो आप उन सबको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में ले जाएंगे। क्लियर बेटा? तो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ डोनेशन। इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारे पास 7th पॉइंट, ये 5th तक था। देखो बेटा 6th पॉइंट, अब हमारे पास आता है लीगेसी। लीगेसी, लीगेसी का मतलब होता है कि when any amount is received by a not for profit organization under the will of a person, it is called legacy। जब किसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कोई अमाउंट किसी बंदे की वसीयत के अंतर्गत मिलती है तो उसको हम लीगेसी कहते हैं, ठीक है भाई। जैसे मान लो मेरी डेथ होने वाली है, मेरा कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, मैंने क्या किया कि अपनी वसीयत बनाई, अपनी विल बनाई, जिसमें लिखा गया कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी इस क्लब को या इस ऑर्गेनाइजेशन को या इस सोसाइटी को दे दी जाए, तो उस सोसाइटी के लिए वो पैसा क्या कहलाएगा? लीगेसी कहलाएगा, ठीक है। तो लीगेसी मींस एनी अमाउंट। एक नंबर में ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि व्हाट डू मीन बाय लीगेसी, तो इसमें लिखेंगे कि एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अंडर द विल ऑफ ए पर्सन इज कॉल्ड लीगेसी, उसे लीगेसी कहा जाता है। लीगेसी का जो पैसा होता है वो रूटीन बेसिस पे तो मिलता नहीं है, इसलिए हम इसको कैपिटल रिसिप्ट मानेंगे। क्या मानेंगे इसको? कैपिटल रिसिप्ट। और कैपिटल रिसिप्ट मानने की वजह से इसको कहां दिखाया जाएगा? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स, पुरानी एसेट्स को सेल आउट करना। देखो बेटा किसी भी, ये तो सिंपल सा पॉइंट है, किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कई बार अपनी कुछ पुरानी एसेट्स को सेल आउट कर दिया जाता है, ठीक है भाई। जैसे क्लब है, वो अपने लोगों को फिटनेस के लिए हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, जैसे मशीनें, एक्सरसाइज जिम, स्पोर्ट्स आइटम्स एटसेट्रा। ये सारे आइटम उस क्लब के लिए एसेट्स का काम करते हैं। अच्छा, जब ये एसेट्स पुरानी हो जाती है तो वो क्लब या वो ऑर्गेनाइजेशन उन एसेट्स को क्या कर देता है? बेच देता है। अगर किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा किसी भी पुरानी एसेट्स को बेचा जाता है, तो देखो जितने की एसेट्स है भाई, मान लो 10,000 रुपए का पुराना फर्नीचर था, इट वाज सोल्ड फॉर ₹8,000, 8,000 में बेचा गया, 8,000 में बेचा गया, ये तो पैसा मिला है, एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा, यहां पे 2,000 रुपए का लॉस हो रहा है, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा दैट विल बी शोवन टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लॉस है तो उसको दिखाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और टू फर्नीचर। अब इसमें क्या होगा कि एसेट्स की जो ओरिजिनल वैल्यू है
वो तो बैलेंस शीट में उस एसेट्स के प्राइस में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। जो ओरिजिनल वैल्यू है दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्राइस ऑफ दैट एसेट्स इन बैलेंस शीट। जितने में बेचा है वो अमाउंट चला जाएगा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की रिसिप्ट साइड में, और जो प्रॉफिट या लॉस होता है उस एसेट्स को बेचने से जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो प्रॉफिट या लॉस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। अगर लॉस है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड में, और प्रॉफिट है तो इनकम साइड में शो किया जाएगा। क्लियर? तो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ सेल ऑफ एसेट्स। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट आता है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, पुराने न्यूज़पेपर को बेचना। ठीक है, न्यूज़पेपर हुआ, चलो न्यूज़पेपर की बात करते हैं। देखो, अगर मान लो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के पास कोई पुराने न्यूज़पेपर पड़े, न्यूज़पेपर का मतलब हो गया रद्दी, भाई हम उसको स्क्रैप बोलते हैं। अब अगर स्क्रैप को बेचकर कुछ पैसा मिल रहा है तो वो अनएक्सपेक्टेड, मतलब ये एक तरीके से ऐसी इनकम है जिसका कोई खास सेंस हमारे लिए नहीं है। तो अगर पुराने न्यूज़पेपर को, मैगजीन्स को, इन चीजों को बेचकर कुछ पैसा मिलता है तो दैट विल बी कंसीडर एज ए इनकम, और उसको कहां दिखाएंगे? इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड में। क्लियर बेटा? उसके बाद अगला पॉइंट आता है, 8 पॉइंट है पेमेंट ऑफ हॉनरेरियम। 9 पॉइंट पेमेंट ऑफ हॉनरेरियम। हॉनरेरियम की पेमेंट करना। देखो बेटा, हॉनरेरियम क्या होता है, पहले तो इसको समझो। देखो, हॉनरेरियम का मतलब होता है एनी अमाउंट गिवन टू ए पर्सन हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ अवर ऑर्गेनाइजेशन फॉर हिज वॉलंटरी सर्विस। यानी कि किसी भी ऐसे बंदे को जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है, हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ अवर ऑर्गेनाइजेशन, amount paid to a person who is not a member of our organization for his voluntarily service, अपनी इच्छा से दी गई सर्विस के हॉनर के रूप में। देखो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो आज हमारे पास एक चैरिटेबल स्कूल है, आज हम एक स्कूल चला रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे जो कॉमर्स स्टूडेंट है, उन कॉमर्स स्टूडेंट को गाइड करने के लिए मैंने 4 सीए को बुलाया, 2 सीए को, 1 सीएस बंदे को बुलाया। अब आप देखो, ये जो चार्टेड अकाउंटेंट है या सीएस बंदे हैं, दे आर नॉट अ मेंबर ऑफ अवर ऑर्गेनाइजेशन, अवर स्कूल। यानी कि ये हमारे स्कूल के मेंबर नहीं है। ये अपनी इच्छा से स्कूल में आए और उन्होंने आप लोगों को गाइड किया कि आफ्टर +2 विच कोर्स आर बेनिफिशियल, आपके लिए कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, कौन कौन से कोर्सेज बेनिफिशियल है, क्या उनका स्कोप है, आपको उन्होंने गाइड किया। ठीक, अब उन्होंने अपनी ये सर्विस वॉलंटरली प्रोवाइड की थी, अपनी मर्जी से प्रोवाइड की थी। लेकिन हमें लगा कि ये बच्चों के लिए बेनिफिशियल है, हमने अपनी मर्जी से उन लोगों को 10,000 रुपये दिए, 10,000 रुपीज पे किए। इट विल बी कॉल्ड हॉनरेरियम। ये क्या कहलाएगा? हॉनरेरियम कहलाएगा। ठीक है, देखो, हॉनरेरियम का जो खर्चा होता है, इट इज कंसीडर्ड टू बी ए रिवेन्यू रिसीप्ट। इसे क्या माना जाता है? रिवेन्यू पेमेंट या रिवेन्यू एक्सपेंस। इसलिए इसको एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर शो किया जाएगा। एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की एक्सपेंडिचर साइड में शो करें। क्लियर? तो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ हॉनरेरियम। ठीक है बेटा? देखो बेटा, ये हमारे पास कुछ स्पेसिफिक आइटम थे किसी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड और उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। वैसे तो लगभग यही आइटम है, थोड़े से नए। ठीक है,
इन सभी आइटम को, इनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझिए। इसके बाद कल एक नेक्स्ट वीडियो में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाएंगे, फंड बेस्ड अकाउंट। ठीक, आज आप फिलहाल इन टॉपिक को समझिए। ओके बेटा, थैंक यू।